हेलो प्यारे बच्चों, मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पे। आज लेक्चर सीरीज़ के तहत क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लेकर हम आए हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बेसिकली मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। बच्चों, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो उससे हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता हो तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, जिसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं। जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं ये कार्बन है। आपने देखा होगा कि प्रिंटर्स की इंक जो है वो कार्बन है। फ्यूल में कार्बन यूज़ होता है, कोयला। फिर ज्वेलरी में डायमंड दीजिएगा आप भी डायमंड कभी किसी को, तो डायमंड जो भी वो है कार्बन का फॉर्म है। पेंसिल का जो ग्रेफाइट है वो कार्बन है। तो कहीं ना कहीं हम चारों तरफ हमारी डेली लाइफ में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के साथ घिरे हुए हैं। आप लोग चाउमीन मंचूरियन खाते होंगे, मोमोज खाते होंगे, उसमें विनेगर डलता है, वो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन वो कार्बन है। एल्कोहल का जो शौक रखते हैं उसमें कार्बन है। मतलब कहीं ना कहीं हम चारों तरफ कार्बन से घिरे हुए हैं। जब इस पूरी केमिस्ट्री को जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कंटेनिंग जो केमिस्ट्री है इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरुआत में जब इस केमिस्ट्री को स्टार्ट किया गया, इसको पढ़ना स्टार्ट किया गया, तो ये देखा गया कि ये माना जाने लगा, बर्जीलियस करके एक साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से एक वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ काम करता है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स पे काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने सुना होगा, हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन, विटामिन्स हमारी बॉडी के जनरल फंक्शंस के लिए। एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। न्यूक्लिक एसिड्स होता है, डीएनए, आरएनए। ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो कहा जाने लगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब उस ज़माने में तो इतना टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था कि बहुत इजीली जो है वो इन्वेंशन करें। तो कहा जाता था कि ये कुछ रहस्यमयी बॉन्डिंग इनके बीच में होती है, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ कहाँ होते हैं? जनरल जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं उन्हीं में ये मिलते हैं। बट जैसे जैसे स्टडी हुई तो ये देखा जाने लगा कि एक साइंटिस्ट थे वूलर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में अमोनियम साइनेट करके एक कंपाउंड था जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। NH4CNO, इसे कहा जाता है अमोनियम साइनेट। जब इस अमोनियम साइनेट को उन्होंने स्ट्रांगली हीट किया तो उन्हें पहला लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जिसे कहा जाता है यूरिया। तो वूलर साहब पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया, और जो सबसे पहला ऑर्गेनिक हमारा कंपाउंड था वो था यूरिया। तो सबसे पहला कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? यूरिया। देन उसके बाद एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में कोल्बे साहब ने। फिर एल्कोहल बनाए गए और ऐसे करते करते देखा गया कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो हैं आज की तारीख में कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या सारे कार्बन के कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं? जी नहीं। जैसे कार्बनिक एसिड H2CO3, ये एक मिनरल एसिड है, ये एक इनकार्बनिक एसिड है। तो कार्बनिक कंपाउंड कहा किसे जाएगा? तो कार्बनिक कंपाउंड्स के लिए जो डेफिनेशन आती है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ कार्बन। जहां पे किसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो? कार्बन के साथ।
H2CO3 के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होता है बेटा। तो ऑक्सीजन के साथ है हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ कार्बन हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, दे आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंस दे आर फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब ये फंडामेंटल कंपाउंड्स हैं, मतलब क्या हुआ कि इन हाइड्रोकार्बन से हम और भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड्स हुए, कीटोन्स हुए, हम उन्हें इन हाइड्रोकार्बन की हेल्प से बना सकते हैं। द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सारे हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट, कि ऐसा क्या है कार्बन में जो वो इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है, इससे बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर वी नो वेरी वेल कि 6 होता है, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2,4। कार्बन के वैलेंस शेल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देयर आर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट वो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहता है। तो या तो वो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो कार्बन न तो कभी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना ही कभी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्वेश्चन बनता है कि वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म, वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म C4+ और C4- आयन, या वाई कार्बनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छे से इसको नए पेज पे हम देखते हैं, यहां से क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। नए पेज पे नहीं आएगा, ये हमें ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन, वाई कार्बन डू नॉट मेक C4+ और C4- आयन, या फिर वाई नेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट। दोनों का आंसर सेम ही है। तो जैसा कि हमने देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो 4। फर्स्ट शेल में कार्बन के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखा यह जाता है बेटा कि जब भी कोई एटम आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होता है, और हर बार एक इलेक्ट्रॉन हमें किसी एटम से बाहर निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो कार्बन से हर बार एक इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर निकालें तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, और C+ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जिसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी 1। C2+ बनाना है, फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जिसे कहा जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 2। थर्ड केस में फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी 3। फोर्थ केस में फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, देन आयनाइजेशन एनर्जी 4।
तो आप देख पा रहे हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन तो कम होता जा रहा है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टिल कार्बन में 6 ही हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, जो 6 इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। और उस फोर्स के बढ़ने के कारण हर बार जो एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। देखा यह जाता है कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है, तो एनर्जी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि वो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि हम उसको क्या करें, एनर्जी को दे पाए, हमको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं जाते हैं, क्योंकि हर बार एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी की वैल्यू हर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इंक्रीज होती जाती है। तो ठीक है सर, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देना, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, एक्सेप्ट कर ले। बट 4 इलेक्ट्रॉन लेने पे क्या होगा बेटा, कि जैसे यहाँ पे कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे 6 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पे। पहले कितने पे लगा रहे थे, 6 प्रोटॉन केवल 6 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे थे। ये वही बात हो गई कि हमने एक पिज़्ज़ा मंगवाया 6 पीस का, और हम 6 लोग खाने वाले थे, तो एक एक पीस हमको सबको मिलने वाला था। पर जैसे हमारे घर पे मेहमान आए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में ही उनको कुछ ना कुछ पिज़्ज़ा का हिस्सा देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे हिस्से में पिज़्ज़ा जो है वो कम आएगा। तो यहाँ पे पहले 6 प्रोटॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे थे, तो जो फोर्स था उस फोर्स की वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन्स पे काफ़ी ज़्यादा थी। पर जैसे ही 6 प्रोटॉन को 8 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाना पड़ेगा, ये फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है वो रख नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वहां से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉनों पे नहीं लगा पाएगा। इसलिए कार्बन न तो C4+ आयन बनाता है, ना ही C4- आयन बनाता है। 4+ क्यों नहीं बनाता? बिकॉज लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन। और 4- क्यों नहीं बनाता? बिकॉज न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू कैपेबल द exert a force of attraction on the electrons so that electrons can bind in the shell of the atom. इसलिए यहाँ पे कभी भी कार्बन C4+ और C4- नहीं बनाता। तो फिर कार्बन क्या करता है बेटा? कार्बन यहाँ पे जो बॉन्ड बनाता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है अपनी बॉन्डिंग में। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास हैं, ये किसी और एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कार्बन 4+ या 4- क्यों नहीं बनाता। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन inert gas configuration. Carbon atoms can achieve the inert gas electron arrangement only by sharing their electrons. Hence carbon always forms covalent bonds. हमेशा वो क्या करता है? शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। The valency of carbon is 4. Since one carbon requires 4 electron to achieve the nearest inert gas configuration, thus we can say that carbon is tetravalent. क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या कही गई है? टेट्रावेलेंट। इसकी 4 वैलेंसी होती है। द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग 4 शॉर्ट लाइन्स अराउंड द कार्बन। इट इज लाइक दिस। यहाँ पे हम ऐसी छोटी 4 लाइन बना दें तो ये क्या बता रहा है? कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब जैसा कि हमने कहा कि कार्बन यहाँ शेयरिंग करता है, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है हम ये समझते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली ये बताता है कि किसी भी 2 एटम्स के बीच में या 2 से ज़्यादा एटम्स के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, जिसका भी हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल, ये थोड़ा सा क्लास 9th को आप रिकॉल कीजिएगा कि जो फर्स्ट शेल होता है उस फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग कर लेता है और ये वाला यहाँ से शेयरिंग करता है। तो इन दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग के अंदर, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड। इसे ही क्या कहा जाता है, डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के थ्रू दिखाया जाता है। अगला हम बनाते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेटा एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2,5 मीन्स एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ लास्ट शेल। सिमिलरली दूसरे के पास भी कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन अ लास्ट शेल। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको नियरेस्ट नोबल गैस के लिए, 3, बिकॉज सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3। तो यहां पे ये नाइट्रोजन दूसरे वाले के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करता है। तो यहां पे इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ये वाला नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करता है और यहां भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखें कि यहां दोनों के बीच में टोटल कॉमन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में यूज नहीं होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं इन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दे आर नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और इन्हें कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग में यूज नहीं आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला बनाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के पास, 6। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। हर एक को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर लेगा, ये वाला इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गए, 4। तो ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो यहां पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। नेक्स्ट बनाइए आप, का कोशिश कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2,4 और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6। अब कार्बन के पास है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने बना दिया। मैंने थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाया है कि 2 ऑक्सीजन हमें ऐड करना है। अच्छा ऐसा ना कीजिएगा कि ये O2 लिखा है तो इसका मतलब ये 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ आपने जोड़ दी, जी नहीं। ये O2 जो है 2 ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेंगे, कार्बन के साथ। जो नंबर में कम होता है एटम उसके साथ ज़्यादा वाले एटम एक साथ में जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ कभी कनेक्ट नहीं होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम देख लें ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन और हर एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। एक और ऑक्सीजन यहाँ से ले लें, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, ये ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और पूरा जो कार्बन है वो इन सबके साथ शेयरिंग में चला जाएगा। तो देखिए कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्ट्रक्चर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस आप कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और, जैसे H2O, इसको बनाइए जल्दी से। देखते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2,6।
तो ऑक्सीजन के पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को सिर्फ 2 ही चाहिए अपना डबलेट पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, वाटर का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन एक एक सिंगल बॉन्ड में दोनों तरफ होता है। नेक्स्ट है मीथेन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 अब इसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, हाइड्रोजन कितने कनेक्टेड हैं 4, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है। ये हो गया स्ट्रक्चर मीथेन का। देन NH3, नाइट्रोजन 7 2,5, हाइड्रोजन 1, ये 1। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को एक एक चाहिए, एक यहाँ से शेयरिंग किया, एक यहाँ से किया, एक यहाँ से किया, तो क्या बन गया NH3। नेक्स्ट है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। इसको देखिए ऐसे बनाइएगा कि सबसे पहले कार्बन कार्बन में बॉन्ड बना दिए, एक एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया, तो ये CH3 और ये C, तो कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन, डबल OH, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O यहाँ और एक OH इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका एसिटिक एसिड। ये यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तब वहाँ पे और अच्छे से हम इसको समझेंगे कि ये कैसे बना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स। कितने एटम्स हैं 8 एटम्स ऑफ सल्फर, S8, और हिंट देके रखा है कि सल्फर आर जॉइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, मतलब 8 सल्फर जो है वो रिंग के मैनर में होंगे। देखिए सल्फर एटॉमिक नंबर 16 2 8 और 6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास 6। अब रिंग में है तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा सब तरफ से कनेक्टेड होगा। तो ये एक एक बॉन्ड हम सारे सल्फर का आपस में बना देते हैं पहले, क्योंकि रिंग में अगर कनेक्टेड हैं तो सब क्या होंगे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अब कितने होने चाहिए थे 6 में से 2 यूज हो गए, कितने बचे 4, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 सब पे बना देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 और 3 4। तो ये सल्फर का 8 मॉलिक्यूल 8 एटम का जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी एग्जाम में ये भी काफी पूछा गया है, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। तो इसको नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स का मतलब होता है बेटा कि द सब्सटेंस जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सेम। जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है, वो क्या कहलाते हैं एलोट्रोप्स। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट और थर्ड इज बर्कमिंस्टर फल्लरीन्स। इसे जो है लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये दोनों नेचुरल एलोट्रोप्स हैं और ये जो है आर्टिफिशियल एलोट्रोप है। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आता है डायमंड। डायमंड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक कार्बन जो है चार कार्बन से कनेक्टेड है,
कि एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 4 कार्बन से सराउंडिंग में कनेक्ट होता है। और ये इसका क्या है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। डायमंड का इस 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर के कारण बड़ा रिजिड स्ट्रक्चर होता है और डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अर्थ के अंदर। अब डायमंड जो है, चूंकि यहां पे एक कार्बन चारों तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है, तो कार्बन की कोई भी यहां पे वैकेंसी खाली नहीं है, वैलेंसी खाली नहीं है, इसलिए कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसलिए डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पुअर कंडक्टर होता है, बहुत कंडक्टर होता ही नहीं है, नॉन कंडक्टर होता है। देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। The rigid structure of diamond makes it a very hard substance. It is a non-conductor of electricity since there are no free electron in a diamond crystal. क्योंकि 4 कार्बन से एक कार्बन कनेक्टेड है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए चारों तरफ से एक एक कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो डायमंड जो है वो बहुत नॉन कंडक्टर होता है। It can be synthesized by subjecting pure carbon to a very high pressure and temperature. आप क्या कीजिए, प्योर कार्बन लीजिए, इसको अपने घर के पीछे गड्ढा करके गाड़ दीजिए और लगभग 5000 साल बाद जब आप उसको जाके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जो कार्बन है इट विल कन्वर्ट इनटू द डायमंड। तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो इसको आप कोशिश करके देख लीजिएगा कि आपको मिल जाएगा हीरा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो है वो आता है ग्रेफाइट। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। वहां क्या होता था, एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट था, यहां पे एक कार्बन 3 ही कार्बन से कनेक्ट है और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। One of the bond is double bond and thus the valency of carbon is satisfied. तो एक बॉन्ड यहाँ जो होता है वो कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अपॉन अदर। यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन जो अरेंज होता है हेक्सागोनल में, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वो लेयर्स में होता है और ये लेयर्स क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी होती हैं बिकॉज ऑफ वीक वॉन्डरवॉल फोर्स। ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। इसलिए इस ग्रेफाइट का जो यूज़ है वो बिल्कुल ड्राई लुब्रिकेंट्स में किया जाता है। आपको पता है लुब्रिकेंट्स मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उस सरफेस को स्मूथली करने के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं, ऑयलिंग यूज़ करते हैं, ग्रीस करते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी के ब्रेक्स में या शॉकअप्स में ग्रीस डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है। तो वैसे ही ग्रेफाइट का जो यूज़ है वो ड्राई लुब्रिकेंट में होता है बिकॉज ऑफ स्लिपरी स्ट्रक्चर। और क्या डिफरेंस हो गया डायमंड और ग्रेफाइट में, कि डायमंड is a very bad conductor of electricity but graphite is a very good conductor of electricity. डायमंड के अंदर 1 कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 कार्बन इन टेट्राहेड्रल मैनर और यहाँ पे क्या होता है कि एक कार्बन 3 कार्बन से होता है, जुड़ा हुआ होता है और क्या बनाता है, हेक्सागोनल अरे बनाता है। और ये जो लेयर्स होती हैं ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट और डायमंड का। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फ्लोरीन। इट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। आप यहां देख पा रहे एक सॉकर लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे पेंटागोनल और हेक्सागोनल अरेज में कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ऐसे फॉर्मूला क्या है, 60 कार्बन का ये अरे होता है, इसलिए इसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन 60। बकमिंस्टर जो है इनके साइंटिस्ट का नाम है। There are 60 carbons atoms in a molecule of Buckminster fullerene, so its formula is C60। ये भी क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। It is also a conductor of electricity। ठीक है, तो यहां पे जो है ये एलोट्रोप्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
वर्साटाइल क्या होता है सर? वर्साटाइल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर हो, है ना। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे पर्सन हैं, जैसे कि किशोर कुमार, वो बहुत अच्छे सिंगर भी थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। तो ही इज़ अ वेरी वर्साटाइल पर्सन जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो कार्बन भी जो है वर्साटाइल नेचर का होता है। अब कार्बन क्यों इतने ज़्यादा कंपाउंड बना लेता है? हमने कहा कि कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, कार्बन की लॉन्ग चेन जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न है कैटिनेशन। कार्बन कैटिनेशन करता है। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। खुद के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। तो कार्बन जो है बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज, कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सभी बना सकता है। ठीक है, तो कैटिनेशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कि एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो टेंडेंसी है कार्बन एटम की, वही क्या कहलाती है? कैटिनेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन बना रहा है। इवन रिंग फॉर्म में भी कार्बन यहाँ पे बना रहा है। तो कितने टाइप की चेन बना सकता है कार्बन? 3 टाइप की। पहली स्ट्रेट चेन, जहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट होता है। देन ब्रांच चेन, जहाँ पे स्ट्रेट के साथ ब्रांच में भी कार्बन कनेक्ट हो जाता है। और तीसरा रिंग चेन, जहाँ पे कार्बन रिंग मैनर में अटैच होता है। अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है टेट्रावैलेंसी। जैसा कि अभी हमने देखा कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण कार्बन खुद के साथ या किसी और एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, उनके साथ अटैच हो सकता है। तो या तो यहाँ पे सेम एटम अटैच हो जाए, या डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं, इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो वाई कार्बन मेक्स सो मेनी कंपाउंड? फर्स्ट रीजन इज कैटिनेशन, सेकेंड रीजन इज टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, सो इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। Compounds of carbon are formed with oxygen, nitrogen, hydrogen, sulfur, chlorine and many other elements. तो कार्बन खुद के साथ या अपने जैसे छोटे आइटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनके साथ भी बॉन्ड बना के क्या करता है? बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन की 2 ही प्रॉपर्टी उसको बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनवा सकती है। पहली है उसकी टेट्रावैलेंसी और सेकंड है कैटिनेशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपकी बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है कि वाई कार्बन मेक्स सो मेनी कंपाउंड्स। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, इसलिए कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को, और हम वापस अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो चलिए बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारा, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को बेटा 2 पार्ट में हमने क्लासिफाई किया है। पहला कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जब कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो, तो उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट अगर कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट हो, तो उन हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ये मीथेन बनाया हुआ है। यहाँ पे सारे के सारे जो बॉन्ड है कार्बन के वो सिंगल बॉन्ड से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। इसका मतलब ये जो है ये कैसा होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें इथेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डॉट स्ट्रक्चर काफ़ी बार पूछा हुआ है। इथेन में आप देखें 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं और जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं
वो किससे कंप्लीट है? हाइड्रोजन से, और सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे सारे के सारे जहां पे कार्बन की वैलेंसी सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो, उन्हें क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिखा हुआ है यहां पे, हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन्स कहा जाता है। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन इज CnH2n+2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का वो क्या होता है? CnH2n+2, जहां पे n क्या है? n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे 1 कार्बन है यहां पे, तो n की वैल्यू क्या हो गई? यहां 1। यहां पे कार्बन कितने हो गए? तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। मीथेन एंड इथेन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। तो ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, बट क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल 2 दिए हुए हैं इसलिए हमने बताया है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो वो सारे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड एटम के साथ बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एल्केन्स कहा जाता है। तो पहला जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? एल्केन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। 2 टाइप के कहलाते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, या ऐसे जिनके कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें कहा जाता है एल्कीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें कहा जाता है एल्काइन। ये कंफ्यूज ना होइएगा कि एल्कीन में सारे कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड होते हैं, नहीं, कम से कम एक होना ही चाहिए, बाकी सारे बॉन्ड सिंगल हो सकते हैं, चलेगा। सिमिलरली एल्काइंस के अंदर भी कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सारे बॉन्ड सिंगल हो, चलेगा। तो एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है? इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल यहां पे हम देख रहे हैं एल्कीन, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला कहलाता है एल्कीन, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जहां पे n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। क्या होती है n की वैल्यू? इट विल बी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाए तो क्या होगा? N2 मतलब C2H2 × 2 मीन्स 4, C2H4। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा कि कम से कम क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए कार्बन के बीच में। तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। अब कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हमें कंप्लीट करनी है, उन 4 वैलेंसीज को हम रिमेनिंग हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। तो इस कार्बन का 1, 2, 3, 4, सिमिलरली इस कार्बन का भी 1, 2, 3, 4। इस तरीके से इस कार्बन के भी 4 वैलेंसी कंप्लीट और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट। तो जनरल फॉर्मूला जो एल्कीन्स का होता है वो क्या होता है? CnH2n। सिमिलरली एल्काइंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। यहां भी n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। n ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जैसे फर्स्ट मेंबर को अगर हम यहां लें तो n की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो क्या होगा? C2H, 2 2 जा 4 - 2, मतलब क्या बना है यहाँ पे? C2H2। क्या कहा एल्काइन के लिए? कम से कम कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये कार्बन बनाया और उनके बीच में क्या बना दिया? एक ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन की 3 वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, रिमेनिंग एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हम करेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एल्कीन और एल्काइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें एल्कीन्स कहा जाता है, और वो जिनके अंदर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें एल्काइंस कहा जाता है। और ये दोनों अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अगली कैटेगरी क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जिनमें सारे के सारे कार्बन एक रिंग में जुड़े हों, मीन्स फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड हों, है ना। जैसे कि यहां पे हम कहें
कि ये 3 कार्बन, अगर मैं इस फर्स्ट और लास्ट को आपस में जोड़ दूं तो ये सारे कार्बन आपस में क्या करते हैं, एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं। तो वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड हों वो सारे कहलाते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और इसके अंदर फिर 2 कैटेगरी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन्स in which the carbon atoms are arranged in the form of a ring are called cyclic hydrocarbon. Cyclic hydrocarbon may be saturated or unsaturated. Saturated cyclic hydrocarbon, यहां पे एग्जाम्पल बनाया हुआ है साइक्लोहेक्सेन C6H12। एक बात याद रखिएगा कि जनरल फॉर्मूला फॉर साइक्लोएल्केन इज ऑल्सो CnH2n। CnH2n जनरल फॉर्मूला साइक्लोहेक्सेन के लिए भी, साइक्लोएल्केन के लिए भी है और एल्कीन्स के लिए भी है। तो जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का और साइक्लोएल्केन का सेम होता है, याद रखिएगा बेटा इसे, कि एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला CnH2n और साइक्लोएल्केन का भी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। बट डिफरेंस क्या है, एल्कीन के केस में देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड एटलीस्ट, और इन द केस ऑफ साइक्लोएल्केन जो हमारे फर्स्ट और लास्ट कार्बन है दे विल कनेक्ट विथ ईच अदर और वो क्या बनाएंगे, आपस में एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। अगला, जैसे यहां साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल रिंग। यहां पे मैथमेटिकल ज्योमेट्री का यूज किया जाता है कि अगर 3 कार्बन रिंग में कनेक्टेड, अच्छा 3 कार्बन से कम की रिंग कभी होती ही नहीं है। मिनिमम रिंग बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 3 कार्बन का प्रेजेंस होना ही चाहिए, है ना। तो अगर हमें रिंग कंपाउंड बनाना है तो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 3 कार्बन। तो अगर हमें यहाँ रिंग का फॉर्मेशन करना है तो देखिए साइक्लोहेक्सेन की बात है जहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन की। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये 6th कार्बन। और सारे कार्बन से क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोजन, यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। और बाकी ये कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से और 2 हाइड्रोजन के साथ अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लो का मतलब जब फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो हैं, जो चेन के कार्बन है फर्स्ट और लास्ट, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो तो वो क्या करते हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर 3 की रिंग है तो उसे कहा जाएगा साइक्लोप्रोपेन, अगर 4 की रिंग है तो उसे कहा जाएगा साइक्लोब्यूटेन, अगर 5 की रिंग है तो उसे कहा जाएगा साइक्लोपेंटेन, अगर 6 की रिंग है तो उसे कहा जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और ये कुछ मैथमेटिकल शेप जो मैंने यहाँ बनाए हैं, ट्राइंगल बनाया है, स्क्वायर बनाया है, पेंटागन बनाया है, हेक्सागन, ये सारे मैथमेटिकल जो शेप हैं इससे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सैचुरेटेड जिसमें क्या होंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड अवेलेबल होंगे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अगली कैटेगरी जो आती है यहाँ पे वो आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मीन्स अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये भी काफ़ी टाइप के होते हैं, पर जो हमें आपको यहाँ पे 10th क्लास में जो बताया है वो सिर्फ बेंजीन के बारे में बताया है। इसके बारे में बताया है बेंजीन के बारे में। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6। यहां पे 6 कार्बन्स हैविंग 1 हाइड्रोजन और अल्टरनेट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन। कि अगर यहां पे हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर दे दें तो एक डबल बॉन्ड हम देख पा रहे हैं 1 और 2 के बीच में, एक होगा 3, 4 के बीच में, एक होगा 5, 6 के बीच में। अब ऐसा यहाँ थंब रूल नहीं है कि हमेशा ये 1, 2 के बीच में ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है एक हाइड्रोजन सभी को दे दें, यहां हम एक डबल बॉन्ड यहां बना दें, एक यहां बना दें, एक यहां बना दें। अब डबल बॉन्ड कहां है, अब है 2, 3, 4, 5 और 6, 1 के बीच में।
तो ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन का ही होता है। फाइनल स्ट्रक्चर ये देखा गया कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन जो बेंजीन के हैं उन सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए बेंजीन के स्ट्रक्चर में ऐसा गोला बना दिया जाता है। ये गोला इस बात को बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के सारे कार्बन पे कैसे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आपको सिर्फ अपनी एग्जाम के लिए बेंजीन को ही प्रिपेयर करना है। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं, और अगर आप 10th पास कर पाए, कर ही लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, और उसके बाद अगर साइंस पढ़ते हैं तो आप फिर आगे और इसको बहुत डिटेल में क्लास 11th में हम डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, इसे याद रखेंगे। और क्या होता है, ये एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जो हमको सिलेबस में मेंशन्ड है सिर्फ बेंजीन। ठीक है बेटा, नोट करें इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है IUPAC फॉर एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, फुल फॉर्म है होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कार्बन, जब बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी होने लगी तो ये देखा जाने लगा कि उनके नामों को याद रखना इज़ वेरी टिपिकल टास्क। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स गवर्न किए गए हैं, और उन सेट ऑफ रूल्स का यूज़ करते हुए कार्बन के कंपाउंड्स की नेमिंग की गई है, और उन्हीं पूरी सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, सारे जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके नेमिंग की जाती है। तो यहाँ पे अब अगले में हमें यही पढ़ना है कि किस तरीके से ये नेमिंग की जाती है। तो सबसे पहले किसी भी कंपाउंड के अंदर नेमिंग करने में पहले हमें ये देखना होता है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, और हर एक कार्बन के नंबर को एक पर्टिकुलर नेम गिवन है। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 1 कार्बन है तो उस 1 कार्बन को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया मिथ, कि जब भी एक सिंगल कार्बन का नाम बनाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, मिथ। अगर यहाँ पे 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन को नाम दिया गया इथ, 3 कार्बन हो, 3 कार्बन को नाम दिया गया प्रोप, 4 कार्बन को कहा गया ब्यूट, 5 को कहा गया पेंट, 6 को कहा गया हैग्स, 7 को कहा गया हेप्ट, 8 कार्बन को कहा गया ऑक्ट, 9 को कहा गया नन, और 10 को कहा गया डेक। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक। कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 1 कार्बन है तो उसका नेमिंग हमेशा क्या होगा, मिथ। अगर 2 है तो नेमिंग क्या होगा, इथ। 3 है तो नेमिंग क्या होगा, प्रोप। 4 है तो क्या होगा, ब्यूट। 5 है तो क्या होगा, पेंट। 6 है तो क्या होगा, हैग्स। 7 है तो क्या होगा, हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नन, और 10 है तो डेक। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उन कार्बन को काउंट कर लें और काउंट करके इस नेमिंग को हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज हमें नेमिंग करना है एल्केन्स का, तो एल्केन्स में ये जो एल्क वाला पार्ट है यही क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, और n विल यूज एज अ सफिक्स। जैसे हमारा नाम और सरनेम होता है वैसे ही एल्क जो है वो नंबर ऑफ कार्बन का नाम होगा और n उसका क्या होगा, सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें मीथेन का नाम बनाना है, तो मीथेन का नाम बनाना है तो मीथेन का नाम क्या होगा, 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 मीथेन का नाम क्या होगा
जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं CnH2n+2। अब अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 पुट करें तो क्या बनेगा, C1H2+2 मतलब कितना, 4। तो एक कार्बन को क्या कहा जाता है, मिथ, और इसका सरनेम क्या बना, N। तो मिथ के पीछे क्या लगा दिया हमने, उसका सरनेम, तो ये क्या बन गया, मीथेन। सिमिलरली अगर हम n की जगह 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, इट विल बी C2H, 2 2 4+2 6, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, रिमेनिंग वैलेंसी किससे कंप्लीट कर दें हम, CH3 2 कार्बन को क्या कहा जाता है, इथ, सारे सिंगल बॉन्ड में कार्बन है इसलिए क्या हो गए, N, तो नाम क्या बन गया, इथेन। देन N की जगह अगर हम 5 ले लें तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, C5H12, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड, रिमेनिंग वैलेंसीज को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दें, तो 5 कार्बन को कहा जाता है पेंट, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सरनेम क्या बनेगा, N, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ये है, इसको हम और शॉर्ट तरीके से और लिखा जा सकता है जिसको कंडेंस फॉर्म कहा जाता है, कि इसे सारे बॉन्ड ना बताते हुए हम क्या लिख दें, इसको CH3, इसको क्या लिख दें, CH2, फिर इसको क्या लिख दें, CH2, इसको क्या लिख दें, CH2, और इसको क्या लिख दें, CH3। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर कहलाता है और ये कंडेंस्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर कहलाता है, जहां पे सारे बॉन्ड हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी पेंटेन है और ये भी पेंटेन है, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और उसके बाद पीछे सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं इसलिए सरनेम क्या लगा दिया हमने, N। अब बच्चों यहां पे प्रॉब्लम जब आती है जब यहां पे कार्बन ब्रांच में भी हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया CH3, CH बॉन्ड CH3, और एक कार्बन हमने लगा दिया यहां पे ब्रांच में, और एक में ऐसा सीधे स्ट्रेट चेन में लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए ये तो बड़ा सिंपल सा कि 4 कार्बन हमने देखे सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए क्या हो गया, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए नाम क्या लिख दिया, N। टोटल इसके अंदर हम कार्बन काउंट करें तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 और 3 10, तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हम यहां देखें 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 और 1 10, तो दोनों के फॉर्मूले क्या हैं, सेम, बट इसे हम ब्यूटेन नहीं कह सकते, इट इज नॉट ब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ब्यूटेन उसे ही कहा जाता है जब 4 कार्बन एक पूरे सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। तो ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उन्हें क्या कहा जाता है, आइसोमर्स। क्या कहा जाता है, आइसोमर्स। तो बढ़िया सी हेडिंग लगाई है अगली, आइसोमर। क्या हो जाएगा आइसोमर, कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structure are known as isomers।
उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोमर्स कहा जाता है, और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। या क्या होता है इनमें? और दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties। कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, बट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ सपोज अगर रिएक्शन कर रहा है, तो ये भी जैसे ऑक्सीजन से जैसे रिएक्ट करेगा, सिमिलरली ये भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे पता कैसे चले? तो पता चलने के लिए यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ IUPAC रूल्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ब्रांच में अगर यहाँ पे कार्बन हो तो उनकी नेमिंग कैसे की जाती है? तो अगली हेडिंग लगाएं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। पहला रूल होता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। जैसे वही एग्जांपल हम फिर ले लेते हैं। ये है ब्यूटेन। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सारे कार्बन एक दूसरे से ही कनेक्टेड, तो यही क्या है? हमारी लॉन्गेस्ट चेन। बट अगर इसका हम ये वाला फॉर्म लिखें, तो बोलो सर ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसको अगर कंप्लीट आप सिलेक्ट करेंगे तो 4 कार्बन हो जाएंगे। पर जब भी हम किसी भी ब्रांच को देखते हैं या किसी भी चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो कभी भी वहाँ पे हम बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ से चले, यहाँ पे आए, अब यहाँ से आने के बाद एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता उधर जा रहा है, तो हम कभी भी रास्ता देखो यहाँ ये कनेक्ट है क्या बेटा आपस में? ये कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब इनके बीच में कोई रास्ता अवेलेबल ही नहीं है। तो हम या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। तो जब किसी एक पॉइंट पे आके हमको 2 रास्ते दिखें कि हम इस तरफ भी जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर जंक्शन है, वो जंक्शन क्या है? ब्रांच का जंक्शन है। वहाँ पे क्या है? एक ब्रांच कनेक्टेड है। तो पता कैसे चलता है? कि जब हम काउंटिंग करें और काउंटिंग करने के बाद एक जगह पे आने के बाद अगर हमें ऐसा लगे कि जहाँ पे हम इस तरफ भी जा सकते हैं, दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ पे क्या आ सकती है? ब्रांच। जैसे हम यहाँ देखें, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं इजीली। इसलिए ये सारे क्या हैं? एक साथ कनेक्टेड हैं। बट यहाँ पे यहाँ से यहाँ आए, अब या तो हम नीचे जाएंगे या हम उधर जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ब्रांच। तो अब हमें ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम आपस में जुड़े हों। तो जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 3 को हम सिलेक्ट कर लें तो ये एक बचेगा। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड रूल ये बोलता है कि आफ्टर सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन डू द नंबरिंग ऑफ चेन in such a manner branch should get मिनिमम नंबर। कि ब्रांच को क्या मिलना चाहिए? मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक हमारा हाइड्रोकार्बन है। अब हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4,
या तो ये सीक्वेंस हम यहाँ चले, इधर जा सकते थे, इधर आ सकते थे, तो या तो हम सीधे चलें या इधर नीचे आ जाएं। 1 2 3 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो दोनों ही केस में सेम लेंथ की चेन हमारे पास है, इसलिए यहाँ क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं हमारी लॉन्गेस्ट चेन। हम ऐसे भी लॉन्गेस्ट चेन ले सकते थे, हम ऐसे भी लॉन्गेस्ट चेन ले सकते थे। अब हमें करना है इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करें? तो नंबरिंग यहाँ से अगर करें तो 1 2 3 4, ब्रांच को नंबर क्या मिल रहा है? ब्रांच को नंबर मिल रहा है 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे ब्रांच को नंबर क्या मिल रहा है? 3। बट अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे ब्रांच को क्या मिल रहा है? 2। तो क्या रूल बोलता है कि ब्रांच शुड गेट मिनिमम नंबर, मतलब सही नंबरिंग कौन सी है? ये वाली, और ये नंबरिंग क्या हो जाएगी? गलत। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नंबरिंग ब्रांच की कर सकते हैं। यहाँ से हमने नंबरिंग किया 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले जो ब्रांच का नाम लिखा जाता है, और यहाँ पे जो ब्रांच कार्बन की जो ब्रांच होती है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की जो ब्रांच होती है, इज नोन एज एल्काइल। जैसे एल्केन होता है वैसे ही उसे क्या कहा जाता है? एल्काइल। तो जैसे मीथेन, अगर पूरा एक कार्बन हम चेन में कंसिडर कर रहे हैं तो मीथेन, बट अगर वो एक कार्बन ब्रांच में आता है तो मिथाइल। 2 कार्बन अगर हमारी पेरेंट चेन में आ रही है तो इथेन, और अगर 2 कार्बन ब्रांच में आ रहे हैं तो इथाइल। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बन का ब्रांच है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो क्या नाम बनेगा? 2 पहले ब्रांच का नाम डैश मिथाइल, देन पेरेंट चेन में 4 कार्बन, 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्डेड हैं इसलिए ब्यूटेन। तो क्या नाम बना? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल ब्यूटेन। नोट कर लीजिए इसे। आगे बात करते हैं बेटा एल्कीन्स की। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n। n की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? n इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सपोज n इज इक्वल्स टू 2 अगर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4। इसको अगर हम लिखें तो इट विल बी C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। 2 कार्बन को कहा जाता है इथ, और सरनेम क्या लगेगा अब? इन। देखिए वहां था एल्केन तो सरनेम क्या था? एन। यहां पे सरनेम क्या बनेगा? इन, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इथीन। सिमिलरली अगर यहां पे 3 कार्बन हो जाते तो होता C3H6, 3 कार्बन बना दें। हमने कहा था कम से कम एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। रिमेनिंग वैलेंसीज किससे कंप्लीट करते हैं? हाइड्रोजन से। तो 1 2, ये 3 और 4, यहाँ पे देखें 1 2 3, ये 4 1 2 3 और 4। काउंट करें, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। 3 कार्बन है, इसका मतलब 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप। क्या कहा जाता है इसे? प्रोप। और सरनेम क्या लगाएंगे यहाँ पे? इन। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन। अगला अगर करें तो क्या बनेगा? C4H8। बना दें इसे।
4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए नाम ब्यूटीन। अब अगर ये डबल बॉन्ड यहां से उठ के कहीं बीच में आ जाता, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा होता, अब बीच में अगर होता है तो अब हमें यहां नंबरिंग करनी पड़ती है। जैसा ब्रांच का रूल है वैसा ही डबल बॉन्ड का रूल है। जैसे ब्रांच के लिए नंबरिंग करो अगर कहीं है बीच में, और अगर डबल बॉन्ड भी कहीं बीच में है तो क्या करेंगे हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 और 4, तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड नियरेस्ट कार्बन कौन सा है 2, इसलिए क्या लिखेंगे ब्यूट 2 इन, क्या बनेगा ये ब्यूट 2 इन। तो ये है एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर। क्या है ये एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर। एल्काइंस जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। यहां भी कभी n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, n की वैल्यू क्या हो सकती है 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू 2 हो तो इट विल बी व्हाट C2H2। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दो कार्बन मतलब इथ, और इनका सरनेम क्या बनेगा आइन, तो इसका नाम क्या हो गया इथाइन। सिमिलरली अगर हम यहां पे n की वैल्यू 3 रखें तो C3 3 2 6 -2 4, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए एल्काइन में, तो ये बना दिया। रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज किससे कंप्लीट कर दें हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन हम लगाते हैं यहाँ बीच में देखिए 3 ये और एक ये, यहाँ 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पे कितने 3, तो 3 हाइड्रोजन सॉरी 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दें। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है प्रोप, और सरनेम क्या है यहाँ पे आइन, तो क्या बन जाएगा प्रोपाइन। अगला देखें n की वैल्यू पुट करें 4, तो क्या बनेगा C4 4 2 8 -2 H6, लिखें इसको CH3, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए, ये बना दिया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बीच वाले को देखें 3 और 1 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 और 1 6, 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट, सरनेम क्या है आइन, तो क्या बन जाएगा ब्यूटाइन। ऐसे और आगे हम इसको बना सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। बड़ा सिंपल है, केवल आपको मिथित ब्यूट प्रोप ब्यूट याद रखना है। सिंगल बॉन्ड है तो n लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। बढ़े आगे, नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप्स। क्या आता है फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने अपना नाम लिखा निखिल दुबे, अब इस नाम को देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बोले होगा किसी का भी नाम कि एक नाम ही है और एक सरनेम है उसके साथ, तो इस नाम को देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर इस नाम के आगे मैं लगा दूं डॉक्टर, तो अब आप समझ जाएंगे कि ये जो भी निखिल दुबे पर्सन है ये क्या है, ये डॉक्टर है। इसका मतलब कुछ वर्ड्स को जब हम किसी के नाम के आगे लगा दें, है ना, तो हमें क्या पता चलता है, उसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे समझ में आने लगती हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। उन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को जब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगाया जाता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पूरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड किए जाते हैं और जिसके कारण पूरी कैरेक्टरिस्टिक उनकी चेंज हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे क्या लिखा है,
ऑल कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव्स का मतलब जो डिराइव किए गए हैं, जिनको बनाया गया है, किससे बनाया गया है? हाइड्रोकार्बन से। डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मीथेन, मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो बनेगा मिथाइल। क्या बनेगा? मिथाइल। और इसके साथ अगर मैंने एक OH लगा दिया तो ये बन जाता है मेथेनॉल। ये क्या बनता है? मेथेनॉल। जबकि और मेथेनॉल क्या है? एक एल्कोहल फैमिली का मेंबर है। तो जैसे ही हमने यहां से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH लगाया तो इस OH ने क्या करा? इस पूरे कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक को ही चेंज कर दिया। द न्यू सेट ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड आफ्टर रिप्लेसिंग हैज फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो उनका जो फंक्शन होता है वो जिनसे बना है उनसे टोटली डिफरेंट हो जाता है। जैसे मीथेन मार्च गैस होता है, दलदल में मिलता है, और मेथेनॉल स्पिरिट होता है, एज अ फ्यूल काम करता है। तो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहां पे हो गई। तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट हमें जो पढ़ना है, हमें एक चुनिंदा 4 या 5 ही पढ़ना है। एक हैलोजन हमें पढ़ना है, एक एल्कोहल हमें पढ़ना है, एक एल्डिहाइड हमें पढ़ना है, एक कीटोन हमें पढ़ना है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पढ़ना है। इसके अलावा कुछ डेरिवेशंस में, कुछ रिएक्शंस में हम देखेंगे एस्ट्रिफिकेशन हमें पढ़ना है, एस्टर भी हमें पढ़ना है, और ईथर हमें पढ़ना है। तो कुछ चुनिंदा ही हमें पढ़ने हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं। तो फिर हायर क्लासेस में जब आप आएंगे तो हम वहाँ पे उसको स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप में। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है हैलाइड। एक्स से नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है इथेन, तो इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह क्या लगा दें? Br, तो क्या बनेगा? C2H5Br। अब इसका नाम क्या होता है? तो जैसे आप लोगों के भी घर पे कुछ नाम होगा, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, है ना, वैसे ही यहां पे इनके जनरल नेम भी होते हैं और IUPAC नेम भी होते हैं। तो जनरल नेम जो है, तो हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो वो बनता है एल्काइल, तो इसे क्या कहा जाएगा? इथाइल। और Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। तो इसका जनरल नेम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। जनरल नेम विल बी इथाइल ब्रोमाइड। बट अगर इसके IUPAC पे हम चलें तो IUPAC जो नेम होता है यहां पे वो होता है हेलो एल्केन। हेलो की जगह वो हेलोजन जो हम ले रहे हैं, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन बिकम्स फ्लोरो, क्लोरीन बिकम्स क्लोरो, ब्रोमीन बिकम्स ब्रोमो, आयोडीन बिकम्स आयोडो। तो क्या नाम होगा IUPAC? हेलो एल्केन। जैसे इस कंपाउंड का अगर हमें नेम बनाना है तो नाम क्या होगा यहाँ पे? हेलो मीन्स कौन है यहाँ पे? ब्रोमीन, तो नाम होगा ब्रोमो। और 2 कार्बन का एल्केन मतलब इथ, और सरनेम क्या लगाना है? एन, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। सिमिलरली अगर यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ होता, यहां पे चलिए क्लोरीन ले लेते हैं, तो अगर इसका जनरल नेम हम लिखें तो 3 कार्बन का एल्काइल कहलाता है प्रोपाइल, और क्लोरीन यहां पे है इसलिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड। बट व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो हेलो एल्केन, हेलो में कौन है यहां? क्लोरीन, तो नाम क्या बनेगा? क्लोरो एल्केन मीन्स 3 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है? प्रोपेन, तो नाम हो गया इसका क्लोरो प्रोपेन। अब अगर यहां पे इस हैलोजन की पोजीशन बदल दी जाए, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा कुछ हो जाए,
अब क्या करेंगे, तो जहां भी हमने कहा ब्रांच आती है हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग कर देते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो सेकंड पे क्या आ गया, आयोडीन। तो अब क्या लिखेंगे इसको, 2 आयोडो और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। तो इट विल बी व्हाट, 2 आयोडो प्रोपेन। तो इस तरीके से पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, हमारा हेलोजन। आई होप आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ें, चलिए अगला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल कहा जाता है OH, नाम है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल। फर्स्ट मेंबर अगर हम लें तो मीथेन, हाइड्रोजन हटाएं, क्या लगा दें, OH, तो बनेगा CH3OH। जनरल नाम एल्काइल एल्कोहल। जनरल नेम क्या होता है, एल्काइल एल्कोहल। और IUPAC क्या होता है इसका, अब यहां से थोड़ा सा याद रखिएगा। IUPAC में जितने कार्बन है उनको काउंट कर लीजिए, उनका एल्केन बना लीजिए, और एल्केन का E हटा के पीछे क्या लगाना है, ऑल, OL। तो जनरल IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, एल्केनॉल, और जनरल नेम क्या होगा, एल्काइल एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है ये, तो एक कार्बन का एल्काइल इज मिथाइल, और पीछे क्या लगा दें, एल्कोहल। तो ये हो गया जनरल नेम। IUPAC क्या होगा, एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, मीथेन का E हटा दें और पीछे क्या लगा दें, ऑल, तो हो जाएगा मेथेनॉल। क्या कहा जाएगा इसे, मेथेनॉल। तो फर्स्ट मेंबर जो है वो क्या हो गया, मेथेनॉल। सेकेंड मेंबर इस फैमिली का जो होता है वो होता है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। 2 कार्बन मतलब जनरल नेम क्या होगा, इथाइल एल्कोहल। IUPAC क्या बनेगा इसका, 2 कार्बन मीन्स इथेन, और E हटा के हमें क्या लगाना है, ऑल, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। E हटाया और क्या लगाया, ऑल, तो ये क्या बन गया, एथेनॉल। बेटा जितने लीकर प्रोडक्ट्स हैं, इतने लीकर प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे लीकर प्रोडक्ट्स मतलब बियर, विस्की, रम, जिन, है ना, इन सभी के अंदर क्या होता है, एथेनॉल प्रेजेंट होता है। इवन जो हमारे कफ सिरप्स हैं, बोले सर आप क्या हमें पीना सिखा रहे हो, पीना नहीं सिखा रहा हूं मैं, आपको इसका यूज बता रहा हूं। हम जो कफ सिरप्स लेते हैं ना, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम एल्कोहल कंज्यूम करने लगे। तो एल्कोहल अगर कम क्वांटिटी में ली जाए तो मेडिसिन है, और ज़्यादा में लें तो एडिक्शन है। तो इसका ये मतलब नहीं आप कम कम क्वांटिटी में लेना चालू कर दें, तो क्योंकि मेडिसिन के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है, एथेनॉल। 2 कार्बन और OH इज नोन एज एथेनॉल। अगला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन, तो जनरल नेम विल बी प्रोपाइल एल्कोहल, और IUPAC क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, इट विल बी प्रोपेनॉल। 3 कार्बन तो प्रोपेन, E हटा के क्या लगाया, ऑल, तो इट विल बी प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, कल भी टेक्निकल इश्यू आ रहे थे। आगे बढ़ें। अगला आता है एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। फर्स्ट मेंबर एल्डिहाइड ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट HCHO। इसका जनरल नाम हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत बार इसका जनरल नाम पूछा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड।
क्या कहा जाता है इसे? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। आईयूपीएसी में क्या किया जाता है इसके? आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी नेम है कि जो भी कार्बन है उसका एल्केन बना लो, ई हटा के पीछे क्या लगा दो? अल। जैसे एल्कोहल में ऑल हम लगाते हैं, ऑल ऐसे सफिक्स यूज करते हैं, वैसे ही एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं? अल। तो जैसे यहां पे इसका नाम हम बनाएं, एक कार्बन का एल्केन क्या बनेगा? मीथेन। ई हटा के हम पीछे क्या लगा दे? अल। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेनल। तो जनरल नेम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, बट आईयूपीएसी नेम क्या है? मेथेनल। अगला देखें, अगला मेंबर आता है CH3CHO। इसका भी जनरल नेम हमें याद रखना है, एसीटल्डिहाइड। क्या है? एसीटल्डिहाइड। तो 2 कार्बन, एसीटल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा बच्चों? इथेन। इथेन का ई हटाएं, पीछे क्या लगाएं? अल। तो नाम क्या हो गया? इथेनल। तो इथेनॉल एल्कोहल और इथेनल एल्डिहाइड, ऑल एल्कोहल, एल्डिहाइड का अल, अल और ऑल, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्या होगा? CH3CH2CHO, प्रोपेन एल्डिहाइड, जनरल नेम। आईयूपीएसी 3 कार्बन, प्रोपेन, ई हटा के क्या लगा दे? अल। तो इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपेनल। तो कुछ आपको ये दोनों तो याद रखने ही हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड, नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, COOH। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है C+OH। अगर सारे बॉन्ड बना के हम लिखें तो क्या कहा जाएगा इसे? C+OH। तो फर्स्ट मेंबर इस फैमिली का HCOOH। फिर इसका जनरल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है इसे फॉर्मिक एसिड। इट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का मतलब यह होता है कि ये फॉर्मिका, रेड आंट, फॉर्मिका का मीनिंग होता है रेड आंट। लाल चींटी जब काटती है तो इस एसिड को रिलीज करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड, रेड आंट से हमें मिलता है। आईयूपीएसी क्या होगा? इन आईयूपीएसी एल्केन बना लें और ई हटा के पीछे क्या लगा दें? ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड। जैसे फर्स्ट मेंबर में हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन है तो नाम क्या होगा? मीथेन। मीथेन का ई हटाया और पीछे क्या लगाया? ओइक एसिड। तो नाम क्या बन गया इसका? मेथेनोइक एसिड। तो या तो फॉर्मिक एसिड कहें, फॉर्मिक एसिड से ज्यादा पहचाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, किसमें होता है? रेड आंट के अंदर पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। और आईयूपीएसी नाम क्या होता है इसका? मेथेनोइक एसिड। अगला देखें, सेकेंड मेंबर इस फैमिली का CH3COOH, कहा जाता है एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड वर्ड डिराइव हुआ है एसीटम से। तो अगला है एसिडिक एसिड CH3COOH, जिसे विनेगर भी कहा जाता है। इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम बनाएं तो क्या होगा? 2 कार्बन, 2 कार्बन मीन्स इथेन, ई हटा के पीछे क्या लगा दें? ओइक एसिड। तो नाम क्या बन जाएगा इसका? एथेनोइक एसिड। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है बेटा बार बार, एथेनोइक एसिड। अगला अगर हम देखें तो क्या होगा? CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन, 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, ई हटा के पीछे क्या लगा देंगे हम? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। देन फोर्थ वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, CH3CH2 CH2COOH, 4 कार्बन, 4 कार्बन
अच्छा, इसका जनरल नेम होता है ब्यूट्रिक एसिड। क्या कहा जाता है इसे? ब्यूट्रिक एसिड। बिकॉज रेंसिड बटर में प्रेजेंट होता है, कि जो मक्खन खराब हो जाता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ब्यूट्रिक एसिड। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। ई हटा के क्या लगाना है? ओइक एसिड। तो इसका नाम बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। अगला जो फंक्शनल ग्रुप हमारा आता है वो आता है कीटोन। थोड़ा सा इसे प्रॉपर लिख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, कहा जाता है इसे कार्बोनिल। अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप जो है ये एक नॉन टर्मिनल ग्रुप है। क्या है? नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल ग्रुप का मतलब ये कभी भी कॉर्नर पे नहीं आ सकता। जैसे अभी हमने देखा कि जो एथेनोइक एसिड है या प्रोपेनोइक एसिड है उसमें COOH कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट में। तो ऐसे COOH कभी कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कभी लास्ट में नहीं आएगा, वो हमेशा कहाँ आएगा? बीच में ही आएगा। इसलिए ये कैसा ग्रुप हो गया हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप। इसका फर्स्ट मेंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है इसे CH3COCH3। जनरल नाम है इसका एसीटोन। क्या है जनरल नाम? एसीटोन। IUPAC जो बनाया जाता है यहाँ पे, उस IUPAC में एल्केन का E हटाना है और पीछे क्या लगाना है? ओन। तो बनता है एल्केनोन। क्या बनता है? एल्केनोन। यहां पे हम देख पा रहे हैं 3 कार्बन है। 3 कार्बन का क्या बनेगा? प्रोपेन। ई हटा के हम क्या लगा देंगे? ओन। तो क्या बनेगा? प्रोपेनोन। इसे नेल पॉलिश रिमूवर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेल पॉलिश रिमूवर और थीनर। थीनर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके फैमिली में, अगर हम आगे देखें, CH3 CH2 CO CH3। क्या बन जाएगा? 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन 2 ओन। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो क्या नाम बनेगा? ब्यूटेन 2 ओन। अच्छा, ऐसा 2 क्यों लिखा? अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते तो ये 3 होता, पर हमारा लोएस्ट नंबर रूल क्या बोलता है? नंबर शुड बी मिनिमम। इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से करी है और क्या नाम बनाया? ब्यूटेन 2 ओन। तो ये है बच्चों हमारे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो हमें पूरी 10th में पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक समराइज किया हुआ है सारे फंक्शनल ग्रुप को, एक बार चेक कर लें। पहला हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन्स और एल्काइंस। यहाँ पे सफिक्स क्या होता है? ऑल। एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, एल्केन्स में इन और एल्काइंस में आइन। एक और हम लिख लेते हैं कि अगर कार्बन एल्केन है तो एल्केन में हम क्या यूज करते हैं? एन। तो ये समरी है 10th क्लास के लिए। अदरवाइज ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती थी, पर 10th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। अगला टॉपिक है हमारा होमोलॉगस सीरीज। बच्चों, सीरीज क्या होती है? सीरीज का मतलब होता है एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर, है ना, कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम क्या करते जाएं? किसी चीज को जमाते जाएं। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि जो भी फैमिली हो, चाहे वो एल्कोहल फैमिली हो, एल्केन फैमिली हो, एल्कीन फैमिली हो, उन सब के केस में जो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं, है ना, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे मीथेन इथेन, इथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, इन 2 में जो स्ट्रक्चरल वाइज डिफरेंस देखने को मिलेगा वो डिफरेंस कितना होगा? हमेशा CH2। और उनका मॉलिक्यूलर वेट का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 14 का डिफरेंस होगा। तो क्या है होमोलॉगस सीरीज? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। जो भी सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है? CH2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एल्केन फैमिली अगर हम देखें
तो मीथेन फर्स्ट मेंबर, फॉर्मूला लिख लें अगर ऐसे याद नहीं है तो CnH2n+2। मीथेन फर्स्ट मेंबर, सेकंड कौन हो जाएगा C2H6, थर्ड कौन हो जाएगा C3H8, फोर्थ कौन हो जाएगा C4H10। तो आप देखिए यहाँ पे मीथेन और इथेन में डिफरेंस कितना दिख रहा है CH2, इथेन प्रोपेन में डिफरेंस कितना दिख रहा है CH2, प्रोपेन ब्यूटेन में डिफरेंस कितना दिख रहा है CH2। मतलब दो एक के बाद एक जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, उन दो में कितना डिफरेंस है हमेशा स्ट्रक्चर वाइज CH2 का। अब अगर CH2 का हम मास निकालें तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो टोटल मास कितना हो गया 14U। मतलब फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड्स के मास में डिफरेंस कितना होगा 14 का। तो क्या होती है होमोलॉगस सीरीज, जहां पे स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस जो है वो CH2 का डिफरेंस हो और मास वाइज डिफरेंस कितने का हो 14 का। चाहे हम एक और फैमिली में देख लेते हैं, जैसे एल्कोहल, फर्स्ट मेंबर था CH3OH, सेकेंड मेंबर था C2H5OH, थर्ड मेंबर C3H7OH। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, डिफरेंस चेक करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस फिर CH2 का, इन दोनों में डिफरेंस फिर CH2 का। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप फैमिली में अगर जाएंगे तो उनके जो दो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, उन सक्सेसिव मेंबर्स में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो कितना होगा CH2 का डिफरेंस होगा, और मॉलिक्यूलर वेट वाइज वो डिफरेंस कितना होगा 14 का। यही क्या कहलाती है होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन होमोलॉगस सीरीज फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंज whereas chemical property remains same। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सेम रहती है। तो ये था हमारा होमोलॉगस सीरीज। आगे देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक बार चेक कर लें कि ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन बाय द एडिशन ऑफ अ CH2 ग्रुप एंड बाय 14 AMU। मास वाइज डिफरेंस कितना होगा 14 का। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2 एंड एल्कीन इज CnH2n। मीन्स कभी भी जनरल फॉर्मूला होमोलॉगस सीरीज में चेंज नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर शो ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज एज वेल एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस। जैसा अभी मैंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखने को नहीं मिलता। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो शो ग्रेडियंट सिमिलरली। फॉर एग्जाम्पल मीथेन एंड इथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड रिस्पेक्टिवली। कि दोनों क्या है एक जैसा रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ, एक बनाता है मिथाइल क्लोराइड और एक क्या बनाएगा इथाइल क्लोराइड। प्रोपेन होता तो क्या बनाता प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटेन होता तो क्या बनाता ब्यूटाइल क्लोराइड। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन। कि सारे के सारे, जैसे कि अगर मिथाइल क्लोराइड को हम मीथेन और क्लोरीन से बना रहे हैं तो इथाइल क्लोराइड को किससे बनाएंगे इथेन और क्लोरीन से। मतलब सभी क्या करेंगे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड बनाएंगे। तो ये है होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। नेक्स्ट अब आता है एनसीईआरटी कॉर्नर, मीन्स हमारे PYQs। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। आइसोमर क्या होते थे एक बार फिर से रिवाइज करें। आइसोमर मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो हमें किसके बनाने हैं पेंटेन के। देखिए पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि ऑल आइसोमर्स हैव
मस्ट हैव डिफरेंट IUPAC नेम। उन सब के IUPAC नेम क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। सारे आइसोमर्स के जो IUPAC नेम होंगे दे विल बी डिफरेंट। तो अगर हम जब भी आइसोमरिज्म में आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं तो जितने भी आइसोमर्स हैं उन सारे आइसोमर्स के IUPAC नेम क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे हमें यहाँ अभी बनाना है पेंटेन का, तो पहला तो हम सीधे सीधे स्ट्रेट चेन में बना दें, CH3 CH2 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 CH3, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया इसका नाम? पेंटेन। देन क्या करें? 5 के बाद 4 की एक रिंग बना, 4 की एक चेन बना लें। अब वो जो एक कार्बन बचा है उस एक कार्बन को कभी भी कॉर्नर पे नहीं लगाना है। तो कहां लगा सकते हैं? यहां पे लगा सकते हैं। तो अब नाम क्या हो जाएगा? देखिए अब ब्रांच आ गई है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी वहां से जहां पे मिनिमम नंबर मिले। तो नाम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल, 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन। अब इस मिथाइल को अगर हम यहां लगा दें तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4। तो अगेन इट विल बी 2 मिथाइल। तीसरा और क्या बन सकता है? 4 की जगह अब किसकी हम चेन बना दें? 3 की चेन बना दें। 2 कार्बन बच गए, दोनों को बीच में ही लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई? ये वाली। नंबरिंग कर दें तो 1 2 3। अब 2 पे मिथाइल कितने हैं बेटा? 2। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। व्हाट विल बी इट्स नेम? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या और बना सकते हैं? नहीं, अब और चेन छोटी नहीं हो सकती। तो पहला कौन सा था? एन पेंटेन। दूसरा क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। और तीसरा क्या हुआ? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसके? पेंटेन के। Next, what are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? कौन सी ऐसी 2 प्रॉपर्टीज थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन और सेकंड प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी। वेरी गुड। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी? टेट्रावेलेंसी। तो कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी जो है उसके कारण कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? जैसा कि हमने कहा था साइक्लोपेंटेन, पेंट मीन्स 5 कार्बन, तो फर्स्ट और लास्ट आपस में कनेक्ट होंगे। तो हमने कहा था कि मैथमेटिक्स के कुछ स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। तो ये हो गया पेंटागन बना दें, तो ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन। और हर कार्बन पे क्या होंगे? 1 2 वैलेंसी कंप्लीट। अच्छा, ये सारे क्या हैं? कार्बन हैं। ये ऑल जितने जॉइंट्स हैं ये सारे जॉइंट्स क्या हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 वैलेंसी पे हाइड्रोजन, 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 3 और 4 वैलेंसी पे हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10। डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारे कार्बन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये सारे क्या हो गए? हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट एथेनोइक एसिड, सेकेंड मेंबर ऑफ एसिड क्या बनेगा? CH3 COOH। सेकेंड इज ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन। और ब्रोमोपेंटेन मीन्स लास्ट वाले से एक हाइड्रोजन हटा के हमें उसकी जगह क्या लिखना है? ब्रोमीन। तो इट विल बी ब्रोमोपेंटेन।
थर्ड हेक्सेनल, हेक्स मीन्स 6 कार्बन, अल मतलब एल्डिहाइड CHO, और CHO ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद में कार्बन होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम CHO, तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया हेक्सेनल। अगला ब्यूटेनोन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, कीटोन में खुद कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, तो क्या बन गया यहाँ पे ब्यूटेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जल्दी से बताइए क्या बनेगा, बड़ा सिंपल सा है, 2 कार्बन तो क्या नाम बनेगा ब्रोमो इथेन, HCHO बताया था जनरल नेम इज फॉर्मेल्डिहाइड, 1 कार्बन मीथेन, अल लगाते हैं तो नाम बनेगा मिथेनल। यहां देखें 1 कार्बन 4 कार्बन 5 6 एंड 7, 7 इज हेप्ट, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, तो क्या नाम होगा इसका हेप्टाइन। ठीक है, तो बच्चों आज के इस पहले पार्ट में हमने चैप्टर को काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। सेकेंड पार्ट जो है चैप्टर का, उसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्लिनजिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, और कुछ टेस्ट हम पढ़ेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हम उनको समझेंगे। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।